दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है वापसी। क्या वापस लौटा अंजलि का फौजी पति? आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। अंजलि अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ओ अंजलि, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है तूने? भगवान ने मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। अंजलि ने रसोई घर में से जागते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, लाल और हरी चूड़ियाँ अपनी रंग के लाल रंग के सलवार कमीज में अंजलि किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर अंजलि मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी ना जाने क्यों इतना बनसवर कर रहती है। अंजलि ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया और चुपचाप किचन में चली गई। और करती भी क्या, उसके दिन की शुरुआत रोज़ ऐसे दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद अंजलि अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज़ देकर कहा, अंजलि बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख देना, मैं उधर ही आकर पी लूँगा। उसने वैसा ही किया। वह किचन की तरफ जाने लगी। जी पापा बोलकर अंजलि वापस चली आई थी। अंजलि के ससुर रविकांत जी रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा रोहित भी सेना में जवान था। अंजलि रोहित की पत्नी थी। 3 साल पहले ही रोहित और अंजलि का ब्याह हुआ था और ब्याह के 2-4 दिन बाद ही रोहित को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं, पर अब तक रोहित वापस नहीं लौटा था और न ही उसकी कोई खबर आई थी। इसलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। रोहित के लापता होने की खबर से रविकांत जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि रोहित की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। अंजलि को विश्वास था कि रोहित जिंदा है और एक दिन ज़रूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए रविकांत जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें अंजलि का पहन ओढ़कर रहना पसंद था। रोहित के हिस्से का लाड़ प्यार भी वे अंजलि पर ही लुटाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी उन दोनों में भेदभाव नहीं किया था। अंजलि ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम क्या कम होते हैं क्या? पर रविकांत जी ने उनकी एक न सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी अंजलि के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज़ ही रहती थी। उन्हें पूनम अंजलि का साज श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे अंजलि को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थी। समय बीतता जा रहा था। रोहित की मां की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच अंजलि के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता। अंजलि का कहना था कि रोहित वापस आएगा तो उसे यहाँ न पाकर परेशान होगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। रविकांत जी को अंजलि की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन रविकांत जी के करीबी दोस्त कर्नल सोहन घर आए और बोले, रवि, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? शशिकांत जी ने पूछा। उसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल सोहन जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतज़ार रहेगा। कर्नल
मोहन के जाने के बाद रविकांत जी काफ़ी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। अंजलि ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे अंजलि के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा अंजलि के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। अंजलि इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। अंजलि के बुटीक जाते ही रविकांत जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यों देखकर अंजलि के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। अंजलि के पिताजी ने हाथ जोड़कर रविकांत जी से पूछा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, रविकांत जी बोले। मैंने अंजलि के लिए एक फ़ैसला किया है जिसमें आप दोनों की राय लेना ज़रूरी था। यह सुनकर अंजलि के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। अंजलि की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फ़ैसला भाई साहब? रविकांत जी ने कहा, अंजलि के दूसरे ब्याह का फ़ैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? अंजलि के पिता ने हैरानी से रविकांत जी से बोला, क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? रोहित की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए अंजलि अपनी पूरी ज़िंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सज़ा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, अंजलि की माँ ने बीच में बोलना चाहा तो रविकांत जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मोह में अंजलि के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह रोहित भी होता तो अंजलि के लिए इस तरह की अधूरी ज़िंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने तो उसे जन्म दिया है। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेने के पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फ़र्ज़ था, इसलिए चला आया, वरना अंजलि का कन्यादान करने का फ़ैसला मैं ले चुका हूँ, अब आज्ञा चाहता हूँ। रविकांत जी के जाने के बाद अंजलि के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए, पर रविकांत जी जैसे लोग बहू को बेटी की तरह जगह पर रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। अंजलि के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय रोहित का चेहरा न जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। अंजलि के मायके से लौटने के बाद रविकांत जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। अंजलि शाम की चाय लेकर उनके कमरे में चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बातें करनी है। जी पापा, बोलकर वह उनके पास बैठ गई। रविकांत जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, रोहित की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको भी बहुत ही अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हरे फ़र्ज़ को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी है। अगर मैं यह कहूँ कि रोहित की जगह तूने हमें कभी महसूस नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा, पर अब नहीं बेटा। मैं चाहता हूँ कि रोहित की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। अंजलि ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है या रोहित की कोई खबर आई है क्या? बोलिए ना पापा जी, क्या हुआ है? अंजलि बेचैन हो उठी थी। रविकांत जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई रोहित की और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। अंजलि ज़ोर से चिल्लाती हुई बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, इतने कठोर शब्द मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा रखा था वह आज
आंसुओं की धाराओं के साथ बहता जा रहा था। रविकांत जी ने अंजलि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझकर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। अंजलि ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी? कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर रोहित की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफ़रत ना होती और आज आप मुझसे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। यह बोलकर वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। अंजलि के जाने के बाद रविकांत जी सोच में पड़ गए थे कि आप भी से अंजलि का क्या मतलब था। इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। रविकांत जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज़ थी और दादी माँ ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। अब पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। रविकांत जी एक बार फिर अंजलि को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही अंजलि ने कहा, अरे पापा आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। रविकांत जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम ख़त्म हो गया होगा तो साथ में ही घर चलेंगे। अंजलि ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, रविकांत जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतज़ार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके अंजलि अपनी कार लेकर बाहर आ गई। रविकांत जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए रविकांत जी ने फिर अपनी बात शुरू की और अंजलि से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? अंजलि ने कहा, रोहित ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद उसे भी यही लगा होगा कि मुझे अपने से दूर करना चाहता था। रविकांत जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि रोहित के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी अंजलि के लिए इस तरह की अधूरी ज़िंदगी नहीं चाहता था। रविकांत जी अपने फैसले पर अब और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल सोहन अपने घर आए थे। वे अपने बेटे गिरीश के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। गिरीश की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस भी जाने वाला है, इसलिए उन्हें शादी की थोड़ी सी जल्दी है। और कर्नल साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो गिरीश के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा, रविकांत जी ने ज़ोर देते हुए अंजलि से कहा। अंजलि ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड प्यार का मुझ पर यह असर होगा और यह कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। रविकांत जी ने अंजलि और गिरीश का रिश्ता तय कर दिया। अंजलि के माता पिता को भी खबर कर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट रविकांत जी ने अंजलि की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से करवाई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो रविकांत जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो अंजलि ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यह नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि रोहित यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सब होने से रोक दो माँ।
अंजलि अपने माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अंजलि की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नज़रें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही रविकांत जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रोहित, मेरे बेटे, तूने बहुत इंतज़ार करवाया। बोलते हुए रविकांत जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। अंजलि की माँ खुशी से भागते हुए अंदर गई और उन्होंने अंजलि के ऊपर पानी के छींटे मारे। फिर ज़ोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर ही दी। अंजलि सभी मर्यादाओं को लांघकर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और रोहित से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोले, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली रोहित। शोरगुल की आवाज़ से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और रोहित को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। रोहित ने अंजलि से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है। अंजलि, लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूँ, जिसे अब खुद हर समय सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। वह तुम्हारा सहारा भला क्या बनेगा? अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी ज़िंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत है। इतना कहकर अंजलि ने अपना हाथ रोहित के आगे बढ़ाया और कहा कि गिरीश इतनी देर से दूर खड़ा देखकर सब कुछ देख रहा था। उसने रोहित का हाथ पकड़कर अपने हाथों से अंजलि के हाथ में दे दिया। अंजलि कर्नल साहब के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, इस घर में रोहित को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल सोहन ने अंजलि के सर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया। उन्हें पता था कि अंजलि के विश्वास की जीत हुई है और उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि सब कुछ सही समय पर हो गया। दोस्तों, कैसे लगा आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो यह कहानी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।